नमस्कार दोस्तों, मैं एस.के. सिंह बोधिसत्व क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक किसी भी परीक्षा में ये जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछते हैं और यहाँ से क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये बिंदुवत होते हैं, काफ़ी घटना पे आधारित क्वेश्चन होते हैं। इसलिए आज हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें ये मेरे द्वारा नोट्स बनाई गई है और आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, एक एक बिंदुओं को ध्यान से पढ़िए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। आइए एक एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उस समय कालीकट का जो शासक था उसका क्या नाम था? उसका नाम था जमोरिन। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है और इसका कार्यकाल रहा 1509 से 1515 तक। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की और फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आइए अगले बिंदु को देखते हैं। पुर्तगालियों का भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 में कोचीन में कराया गया था। हुगली का व्यापारिक केंद्र पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। चिनसुरा का व्यापारिक केंद्र डचों द्वारा स्थापित किया गया था। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। इसके बाद डेनिश और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थीं। इसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहां अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने 1793 में कब्जा कर लिया और 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सन याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आपके सन पूछ लेता है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कासिम बाजार की फैक्ट्री को प्रमुख जॉब चारनाक ने अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतनौती कलकत्ता का स्थल है को चुना। किसको चुना? सुतनौती को, जो कलकत्ता का एक स्थल है। इसे कलकत्ता का संस्थापक भी माना जाता है। किसे? जॉब चारनाक को। भारत का पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया। 1593 ईस्वी में लिवेंट कंपनी को स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग डन टू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त किया था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया, जो एक क्या था? अस्थायी था। प्रथम स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया था और जिसकी अनुमति किससे ली? जहांगीर से ली थी इन्होंने। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में स्थापित की गई। सूरत में ही 1668 में फ्रांसीसियों ने प्रथम कारखाना स्थापित किया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुए, जिसने 1668 में सूरत में
अपने पहले व्यापारिक कारखाने का स्थापना की? अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना कब की? 1668 में सूरत में। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। आइए, ये कर्नाटक युद्ध हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखिए और इनको नोट डाउन करते चलिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी, और इसमें कौन सी संधि हुई थी? एक्सला चैपल, सॉपेल भी बोलते हैं, एक्सला चैपल भी बोलते हैं, एक्सला चैपल की संधि हुई और इसी संधि के तहत ये इस युद्ध का अंत हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754, और ये किस संधि के तहत अंत हुआ? पेरिस की संधि के तहत इस युद्ध का अंत हुआ था। आइए अगला देखते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी, और यह युद्ध अनिर्णायक रहा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जनवरी 1760 में वांडीवास के युद्ध में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको मार्क कर लीजिए। जनवरी 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया, और इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकूट ने, जबकि फ्रांसीसियों का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया। किसने किया? काउंट डी लाली ने किया। आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं, और इस टॉपिक का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये है। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अर्थात फर्रुखसियर द्वारा नियुक्त 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया गया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक कहा। स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक किसने कहा? विलियम पिट ने। किसके लिए कहा गया? ये कहा गया रॉबर्ट क्लाइव को। मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। कौन ले गया? मीर कासिम। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने, नेतृत्वकर्ता कौन थे? हेक्टर मुनरो ने, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेनाओं ने अंग्रेजी सेना ने पराजित किया। अंग्रेजी सेना ने किसे पराजित किया? ये देखिए, ये तीन लोग हैं। तीन कौन कौन हैं? बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेनाओं को अंग्रेजों ने पराजित किया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। इस समय कंपनी का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। कंपनी का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? मराठों द्वारा। आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं। क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको देखते हैं। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर सन 1780 को सुकरचकिया मिसल, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, सुकरचकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के घर हुआ। रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर, अब एक एक बिंदु को देखिए, 1799 ईस्वी में लाहौर, 1805 ईस्वी में अमृतसर, 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। आइए अगले बिंदु को देखते हैं। रणजीत सिंह के काल में राज्य की सर्वोच्च अदालत अदालत ए आला था। क्या नाम था इसका? अदालत ए आला। किससे संबंधित है? रणजीत सिंह। स्वयं उनके प्रधान न्यायाधीश थे जो राजधानी लाहौर में स्थित थी। रणजीत सिंह का एक कथन है, आप लोग याद रखिए, ये परीक्षा में आया हुआ है। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये किसका है? ये रणजीत सिंह का कथन है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक, उनका क्या नाम था? दिलीप सिंह।
1849 ईस्वी तक थे। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की परिषद का गठन किया, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे और सदस्य जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मांसेल। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और यहां एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब से कब चला? 1767 से 1769। अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य। किसके किसके बीच? अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य। त्रिगुट में कौन कौन थे? निजाम, मराठे और अंग्रेज। निजाम, मराठे और अंग्रेज को भंग करने के लिए हैदर सफल रहा। त्रिगुट बना हुआ था, उसमें निजाम और मराठे और अंग्रेज थे। इसके पश्चात अंग्रेजों ने व्यवस्था में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की। कौन सी संधि की? मद्रास की संधि की। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के दौरान 1780 में टीपू ने अंग्रेजी सेना को पोल्लीलूर नामक स्थान पर हराया था। कौन से स्थान पर? पोल्लीलूर। टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। कौन था? लॉर्ड वेलेजली था। और 4 मई 1799 को अंग्रेज सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू यहां पर मारा गया। कौन सी युद्ध में? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। आप लोग याद रखिए कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध वो आगे आएगा। और एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो कवर नहीं किया गया। मैक्सिमम जो शॉर्ट नोट्स होती है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश किया गया है ताकि आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो सके। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। मैंगलोर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच और अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य 1784 में हुई। सालबाई की संधि 1775 से 1782 ईस्वी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के मध्य 1782 में हुई। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 को अंग्रेजों और अवध के नवाब उस समय कौन थे? शुजाउद्दौला थे, उनके बीच हुई। अब एक एक पॉइंट देखिए, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछता है। सकरखेड़ा का युद्ध ये कब हुआ? 1724 में। वेदारा का युद्ध हुआ 1759 ईस्वी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ 1781 ईस्वी में। और मुदकी का युद्ध हुआ 1845 ईस्वी। आइए दोस्तों अगले टॉपिक पर चलते हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गवर्नर जनरल और वायसराय, इसमें देखते हैं और एक एक पॉइंट कवर करने की कोशिश करते हैं। राजा चेतन सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया और इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण ली। कहां पर शरण ली? चुनार के किले में। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया? 15 जनवरी 1784 को इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति ने वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली से संबंधित है। किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से और वेलेजली से संबंधित है। 1788 से 1795 ईस्वी तक वारेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। किसने की? न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। 1793 में कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। कॉर्नवालिस ने भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन
किया था। किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत, कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। कॉर्नवालिस की कब्र कहां पर है? देखिए, ये गाजीपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां पर स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो ऊपर छूट गया था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, उसको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछेगा। 1790 से 1792 ईस्वी, इसमें टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी की थी, और जिसके अनुसार टीपू टीपू को अपना आधा राज्य देना पड़ा। कितना? आधा राज्य। और कॉर्नवालिस का यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, आपके एग्जाम में पूछता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन वहां से उठाए गए हैं जहां आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में निश्चित तौर पर आए हैं। और कॉर्नवालिस क्या कहता है? हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली किए बगैर, हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली किए बगैर अपने शत्रु को पंगु कर दिया, अर्थात अपने शत्रु को क्या कर दिया? लंगड़ा कर दिया। लॉर्ड वेलेजली के काल में सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया। और लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल कब से कब तक था? 1798 से 1805 तक। कब इन्होंने सहायक संधि क्रियान्वित की? 1798 में क्रियान्वित किया था। सहायक संधि स्वीकार किए गए। अब देखिए, एक एक पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद ने कब स्वीकार किया? 1798 और 1800 ईस्वी में। मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार के भोसले 1803, सिंधिया 1804, इंदौर के होलकर 1818, और जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर ने भी सहायक संधि स्वीकार की थी। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। 31 दिसंबर 1802 को वसीन की संधि, 1802 को वसीन की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 में सुगौली की संधि हुई। कहां से, किसकी संधि से समाप्त हुआ? सुगौली की संधि से समाप्त हुआ। टॉमस मुनरो 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास का गवर्नर रहा। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। किसको माना जाता है? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। विलियम बेंटिंग ने 1831 में मैसूर, 1834 में कुर्ग की रियासतों एवं 1832 में कछार के मैदानी भाग को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहां कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया 1829 में। आप लोग इसको टिक कर लीजिए दोस्तों, ये आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर आता है। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था, और कार्यकाल कब तक था? कार्यकाल था 1842 से 1844 ईस्वी। इसी में 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, और यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का परिणाम था। अगले पॉइंट को देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 बहुत इंपॉर्टेंट कार्यकाल रहा, क्योंकि कई चीजें आप देखते हैं, कई घटनाएं कार्यकाल में देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। और देखिए यहां पर जो और विलय किए गए कौन कौन हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट। सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर और संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, और वर्मा 1853 में, सिक्किम 1850, झांसी 1854, नागपुर 1854, करौली 1855, पंजाब 1849। और ये क्या किया गया? देखिए कि डलहौजी ने व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश ये हैं। आप लोग याद रखिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर यहां से पूछेगा दोस्तों।
डलहौजी के काल में 1853 में मुंबई से थाने के बीच प्रथम रेल लाइन चलाई गई। आप लोग जरूर पढ़े होंगे इसको। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के समय 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। 1857 की क्रांति की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन हैं? ये हैं लॉर्ड कैनिंग। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के मध्य हुआ। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? ऑकलैंड। कौन थे? ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 हुआ। चलिए अगले बिंदु को देखते हैं। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1869 से 1872 के काल में 1872 में। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब से कब तक है? 1869 से 1872। और प्रथम जनगणना 1872 में प्रारंभ की गई। वहीं अगला पॉइंट देखिए, लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 जिनका कार्यकाल है उसमें नियमित जनगणना, क्या नियमित जनगणना 1881 में शुरू की गई। कब शुरू की गई नियमित जनगणना? 1881 में। अगले पॉइंट को देखिए, लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई। आप लोग याद रखिए, पूछ लेता है पॉइंट। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। बेबिंगटन मैकाले ने कहा था, क्या कहा था? एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। देखिए दोस्तों, ये जो आपके पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे पॉइंट आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वहीं से लिए गए हैं। इसलिए आप लोग इनको ध्यान से सुनिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था तथा 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार ने अलग विभाग बनाया और लॉर्ड कर्जन जिनका कार्यकाल क्या था? 1899 से 1905। वर्ष 1901 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण को एकीकृत और केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगले पॉइंट को देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की। फूट डालो और राज करो की नीति कर्जन और मिंटो द्वारा अपनाई गई और 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी गई। अगला पॉइंट देखिए, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय 1921 से 1926 ईस्वी तक। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे जितने भी नए वीडियोज हैं आपके पास पहुंचें। और ये जो श्रृंखला है ये चलती रहेगी जब तक पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट समाप्त नहीं हो जाते। और अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।